नमस्कार दोस्तों, अन्वेषण एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि विगत क्लास में हमने देखा था, हमारे भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के जो निर्माण संबंधी प्रक्रिया होती हैं उसको हमने पूरा कर लिया है। संविधान सभा के इतिहास से लेकर संविधान निर्माण, संविधान सभा का गठन, समितियाँ, उसमें जो रोचक तथ्य थे और विदेशी संविधान के जो स्रोत थे उस पर हमारी क्लास पूर्ण हो चुकी हैं। आगे हम लोग आज का टॉपिक हम लोग का रहेगा संविधान में जो प्रस्तावना है उस पे हम लोग की चर्चा आज होगी। जो प्रस्तावना दी गई है संविधान में, संविधान के प्रस्तावना को आज हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे कि प्रस्तावना क्या है, किस तरह वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और ये प्रस्तावना किस देश से ली गई है और प्रस्तावना में अपने भारत के लोगों के लिए क्या विशेषताएं यह प्रस्तावना रखती है। इन सब विषयों पर दोस्तों आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो प्रस्तावना शुरू करने से पहले मित्रों एक बार हम लोग प्रस्तावना का वाचन कर लेते हैं और उसके बाद प्रस्तावना के जो इसमें से जो मूल तथ्य हैं, जो शब्द हैं, जहाँ से क्वेश्चन बनाता है, उन सबको व्याख्यात्मक तरीके से देखते हुए प्रस्तावना को आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो आइए शुरू करते हैं। एक बार प्रस्तावना को गा लेते हैं, उसके बाद आगे प्रस्तावना को कंटिन्यू करते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण संप्रभु संपन्न समाजवादी तंत्र निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उनके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बनता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर आज इस संविधान सभा में दिनांक 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिक्तमाल शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतत् द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्म समर्पित करते हैं। दोस्तों, ये है प्रस्तावना से जुड़ी शब्दावलियाँ। इसमें से हमको देखना है कौन सा वो शब्द है जहाँ से एग्ज़ाम में यहीं से उठाकर पूछता है और हम लोग गलत करके चले जाते हैं। तो आइए देखते हैं प्रस्तावना के वो शब्द कौन कौन से हैं, प्रस्तावना किस देश से ली गई है, इन सब बातों पे चर्चा होगी हम लोग की। तो आइए शुरू करते हैं मित्रों। प्रस्तावना या उद्देश्य का या प्रियम्बल, इनके विषय में हम लोग को जानना है कि है क्या प्रस्तावना, कहाँ से ली गई है और किनके द्वारा सर्वप्रथम प्रस्तावना संविधान सभा में रखी गई और कब ये प्रस्तावना कब पारित होती है संविधान सभा में। इन सब बातों पे चर्चा होगी। किसके द्वारा प्रस्तावना को संविधान की आत्मा की संज्ञा दी गई है, इन सब बातों पे आइए चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम दोस्तों अगर बात करना चाहेंगे हम प्रस्तावना पे, प्रस्तावना शब्द कहाँ से लिया गया है। प्रस्तावना शब्द अमेरिका के संविधान से लिया गया है। कहाँ से? भारत में भी अमेरिका की तरह भारत के संविधान में भी अमेरिका की तरह प्रस्तावना रखी गई है हमारे संविधान में। और बात करें दोस्तों इसके भाषा शैली, जो अभी हम लोग पीछे गाए हैं, जो उसकी शैली है, गाने की शैली जो है वो कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। तो यहीं से दो क्वेश्चन बनते हैं
कि भारत की प्रस्तावना किस देश से ली गई है और भारत की प्रस्तावना की भाषा शैली किस देश से ली गई है। तो दोनों क्वेश्चन का आंसर आप लोग याद रखिएगा, जिसमें से जो है प्रस्तावना अमेरिका से और इसकी भाषा शैली ऑस्ट्रेलिया से प्रभावित है दोस्तों। ये तो बात रही प्रस्तावना से। प्रस्तावना में हमने पीछे प्रस्तावना पढ़ा है, उसमें जो हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण संप्रभुत्व समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए उसमें जो ये शब्द निहित हैं उन शब्दों को हम लोग को समझना होगा, क्योंकि वहाँ से ही क्वेश्चन बनते हैं। क्या वहीं से क्वेश्चन उठाएगा कि 3 शब्द उसमें से ले लेगा, एक कहीं और से रख देगा कि संविधान की प्रस्तावना का कौन सा शब्द नहीं है। एक तो इस तरह से इस टाइप से क्वेश्चन बन जाता है। दूसरा उठाकर पूछ लेगा, जैसे हमारे संविधान में 3 शब्द कब जोड़े गए, 52वां संविधान संशोधन 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़े गए, वहाँ से शब्द उठाकर पूछ लेता है। तब इन सब बातों को हम लोग आज करेंगे, जिससे चीज़ें क्लियर हो जाएं और एग्जाम में क्वेश्चन गलत ना हो। तो हमने समझा कि प्रस्तावना शब्द अमेरिका से, इसकी भाषा शैली ऑस्ट्रेलिया से प्रभावित है। बात करें प्रस्तावना की दोस्तों, तो सर्वप्रथम कब 13 दिसंबर, पीछे हमने पढ़ा है 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को, दिसंबर 1946 ईस्वी को किसके द्वारा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहाँ रखा जाता है, संविधान सभा में रखा जाता है। और कब पारित होता है, तो यह पारित होता है संविधान सभा के द्वारा 22 जनवरी 1947 को यह पारित होता है। ये दोनों डेटें बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, यहाँ से क्वेश्चन बने हैं। और बात करें आगे, तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा में कब रखा जाता है, 13 दिसंबर 1946 को रखा जाता है। और इस प्रस्तावना को 22 जनवरी 1947 को इसको पारित किया जाता है। इसमें नेक्स्ट बात आती है कि यही प्रस्तावना आगे चल के हम देख रहे हैं, या यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चल के संविधान के प्रस्तावना के रूप में कार्य कर रहा है। और इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि जो जवाहरलाल नेहरू जी हैं, जवाहरलाल नेहरू जी को प्रस्तावना का जनक कहा जाता है। सही है दोस्तों, प्रस्तावना के जनक जवाहरलाल नेहरू जी होते हैं। इसमें क्वेश्चन कैसे बनता है, पूछ लेगा आपको कि प्रस्तावना के जनक हैं, ऑप्शन दे देगा। एक में पहले पे दे देगा डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, दूसरे पे दे देगा M.N. रॉय, तीसरे पे दे देगा बाल गंगाधर तिलक, चौथे पे रख देगा अपने जवाहरलाल नेहरू जी को। और लोग क्या करते हैं, फटाक से पाते हैं डॉक्टर B.R. अम्बेडकर लगा के निकल जाते हैं। दोस्तों ये कन्फ्यूजन आप लोग दूर कर लीजिएगा। इसके जनक जो है, प्रस्तावना के जनक क्या नाम है, जवाहरलाल नेहरू जी हैं। जबकि संवैधानिक उपचारों के जनक जो है, संवैधानिक उपचारों के जनक कौन हैं, उस स्थिति में आपका डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी होगा। तो यहाँ से ये बातें क्लियर हुई होंगी। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, कथन में एक हैं ठाकुर प्रसाद भार्गव जी। प्रस्तावना संविधान की आत्मा, कुंजी, आभूषण। प्रस्तावना संविधान की आत्मा, कुंजी, आभूषण है तथा सबसे सम्मानित भाग प्रस्तावना ही है, जिसके माध्यम से कोई विदेशी व्यक्ति या देश का व्यक्ति प्रस्तावना को अगर पढ़ ले तो उसको पूरे संविधान का दर्शन हो जाएगा। यह कथन किसके द्वारा कहा गया है दोस्तों,
भार्गव के द्वारा, ठाकुर प्रसाद भार्गव के द्वारा, सॉरी। तो ये तो बातें रही प्रस्तावना की। इतनी चीज़ें हम लोग नोट करते हैं। उसके बाद जो प्रस्तावना में प्रचलित बातें हैं उसको एक एक कर कर, जैसे हम भारत के लोग का अर्थ क्या होगा, संप्रभु का अर्थ क्या होगा, समाजवाद का अर्थ क्या होगा, पंथ निरपेक्ष का अर्थ क्या होगा, लोकतंत्रात्मक का अर्थ क्या होगा, इन सब बातों को हम लोग समझेंगे। तो आइए लिखते हैं भारतीय संविधान में आइए चीज़ों को नोट करते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना अमेरिका जैसे भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारतीय संविधान की प्रस्तावना अमेरिका से ली गई है तथा इसकी भाषा शैली ऑस्ट्रेलिया से प्रभावित है। संविधान, जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है मित्रों, वो कहाँ से ली गई है? अमेरिका से ली गई है, लेकिन उसकी भाषा शैली ऑस्ट्रेलिया से प्रभावित है। तेरह दिसंबर 1946 को JL नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में रखा जाता है। क्या? संविधान सभा में रखा जाता है। यही उद्देश्य प्रस्तावना के रूप में संविधान सभा में रखा जाता है, रखा गया, जो कि 22 जनवरी 1947 ईस्वी को यह पारित होता है। और यह पारित होता है और यही प्रस्तावना के रूप में यहाँ आके कार्य करता है। पारित होता है और प्रस्तावना इसी
उद्देश्य प्रस्ताव की प्रस्तावना उद्देश्य प्रस्ताव की संक्षिप्त रूप है। प्रस्तावना इसी उद्देश्य प्रस्ताव की संक्षिप्त रूप है। इसी से जो हमारे संविधान के निर्माणक हैं उनके विचारों, अभिव्यक्तियों की, उनके आदर्शों की विवेचना इसी से मिलती है। किससे? प्रस्तावना से। इसीलिए जे.एल. नेहरू जी को संविधान के प्रस्तावना का जनक जे.एल. नेहरू जी को संविधान की प्रस्तावना का जनक माना जाता है। दोस्तों सही है बात, नेहरू जी के द्वारा ही संविधान सभा में प्रस्तावना को, उद्देश्य प्रस्ताव को रखा जाता है और आगे चलकर यही संविधान प्रस्तावना या उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तावना के रूप में कार्य कर रहा है, जिसको हम लोग देख रहे हैं। ये तो बातें रही, कुछ तथ्य थे जिसको हमने नोट किया। आगे देखते हैं। एक व्यक्ति का कथन है जो हैं ठाकुर प्रसाद भार्गव जी। ठाकुर प्रसाद भार्गव ये क्या कहते हैं दोस्तों? प्रस्तावना संविधान की आत्मा, आभूषण क्या तथा सबसे सम्मानित भाग है। प्रस्तावना संविधान की आत्मा, आभूषण तथा सबसे सम्मानित भाग है जहाँ से कोई भी व्यक्ति पूरे संविधान का मूल्यांकन कर सकता है। पूरे संविधान का मूल्यांकन कर सकता है। क्या संविधान का मूल्यांकन कर सकता है दोस्तों? तो इस तरह ये तो बातें रही जो प्रस्तावना से जुड़ी। आइए देखते हैं जो संविधान में जो शब्द, संविधान की प्रस्तावना में जो शब्द दिए गए हैं, जो इम्पोर्टेंट शब्द हैं, इम्पोर्टेंट शब्द के विषय पर देखते हैं कि किस तरह
उन शब्दों पे चर्चा करते हैं जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित किए गए हैं। हमने अभी दोस्तों प्रस्तावना का वाचन किया है, जिसमें हमने देखा है कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण संप्रभुत्व, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उन सब के व्यक्तियों के लिए जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय है, इन सब बातों पे हम लोग चर्चा करते हैं। तो आइए हम लेते हैं पहला शब्द, हम भारत के लोग, जो संविधान में उल्लेखित है। हम भारत के लोग, इसका तात्पर्य क्या हुआ है दोस्तों? हम भारत के लोग शब्द कहाँ से लिया गया है? यह अमेरिका से लिया गया है। हम भारत के लोग, इसका तात्पर्य होगा कि संविधान क्या, संविधान जो है, संविधान का मूल स्रोत कौन है? संविधान का मूल स्रोत दोस्तों भारत की जनता है, यानी भारत की जनता है। कैसे है भारत की जनता? दोस्तों संविधान जब लागू हुआ, संविधान जब बन के तैयार हुआ, संविधान सभा के द्वारा जनता को यह बातें बताई गई कि ये हमारा संविधान है इस तरह, और जनता के द्वारा वैसे संविधान जो बनाए थे जनता के ही प्रतिनिधित्व थे, जनता के प्रतिनिधित्व के माध्यम से ही संविधान बनाया गया था, जिससे हम लोग कह सकते हैं संविधान, हमारा जो संविधान है, इसका अंतिम स्रोत या अंतिम मूल भारत की जनता है। भारत की जनता है और भारत की जनता ही समस्त शक्तियों का अंतिम केंद्र बिंदु है। सही है दोस्तों? कैसे भारत की जनता समस्त शक्तियों का अंतिम केंद्र बिंदु है, इसको हम लोग समझें। देखो, जैसे हमारे यहाँ कोई इलेक्शन होता है, जनता उसको चुनती है, उस जनता के चुने गए लोग भारत के शासन को चलाते हैं, और अगर जनता के परिप्रेक्ष्य में उनके द्वारा शासन सही नहीं किया गया, शासन नहीं सही चलाया गया है, जनता के प्रति उनके अनुकूल कार्य नहीं किया गया है, तो जनता अगले पंचवर्षीय में उनको चेंज कर देती है। इससे देख सकते हैं हम लोग कि भारत में जनता ही शक्तियों का अंतिम केंद्र बिंदु है। सही है, जनता अगर चाहे जिसको, उसको भारत की जो शक्तियां हैं, जो शासन संबंधी, वो अंतिम रूप से जनता में ही निहित है। अगर जिसको चाहें वो शक्तियां प्रदान करें। तो इससे दोस्तों यह स्पष्ट होता है, इसमें हम लोग लिख लेते हैं संविधान का कुल मूल विधान का मूल स्रोत मूल सत्ता या स्रोत लिख लीजिए, सत्ता या स्रोत भारत की जनता है। संविधान का मूल स्रोत संविधान का मूल सत्ता या स्रोत भारत की जनता है, और भारत की जनता ही समस्त शक्तियों का अंतिम केंद्र बिंदु है। भारत की जनता ही समस्त शक्तियों का अंतिम
केंद्र बिंदु है। तो ये तो रही, ये जो हमारे संविधान में पहला शब्द हम भारत के लोग, इससे तात्पर्य जो शब्द से जो बातें निकल के आती हैं यह बातें हैं। नेक्स्ट हम लेते हैं अगला शब्द क्या है। अगला शब्द आता है, हम लोग ले लेते हैं कि हम भारत के लोग भारत को संप्रभु संपन्न, संप्रभु संपन्न, संप्रभु संपन्न से तात्पर्य क्या है इसको देखते हैं। संप्रभु संपन्न, संप्रभु, नेक्स्ट आती है बात संप्रभु संपन्न, संप्रभु संपन्न, इसका तात्पर्य क्या है दोस्तों? इसका तात्पर्य है कि भारत की जो संप्रभुता है, क्या भारत की संप्रभुता अब भारत के पास है। भारत की संप्रभुता दोस्तों 1947 के पहले भारत के पास सब तो था, लेकिन भारत के पास संप्रभुता नहीं थी, यानी जो सॉवरेनिटी है हमारी वह नहीं थी। अब भारत सभी कार्यों के लिए स्वतंत्र है। क्या सभी कार्यों के लिए, या सभी विदेशी संधि या कोई भी कार्य हो देश से संबंधित, उसके लिए स्वतंत्र है। यह स्वतंत्रता 1947 के पहले नहीं थी। कोई भी कार्य करना होता था तो अंग्रेज़ों का हमें अनुमति लेनी पड़ती थी। वो शक्तियाँ, भारत उस शक्तियों को प्राप्त कर चुका है जिसके माध्यम से कोई भी कार्य कर सकता है। क्या भारत संप्रभु एवं संपन्न हो गया है। इसका तात्पर्य है कि भारत के पास वह आज़ादी प्राप्त हो गई है कि अपने मर्जी से कोई भी कार्य कर सकता है। जैसे वो विदेशी संधि कोई हो गई, विदेशी व्यापार हो गया, इन सब बातों में दोस्तों भारत संपन्न हो गया है। इसका तात्पर्य यही होगा। तो इस पे हम लोग जो पॉइंट बनता है उसको लिख लेते हैं। भारत अब भारत की संप्रभुता भारत के पास है। भारत इस आदर्श को प्राप्त कर चुका है। भारत इस आदर्श को प्राप्त कर चुका है कि हर तरह की विदेशी संधि की, हर तरह का आंतरिक, लिख लीजिए, रिक मामलों, आंतरिक व बाह्य मामलों आंतरिक व बाह्य मामलों में किसी विदेशी शक्ति के अधीन नहीं है। के अधीन नहीं है।
तो दोस्तों ये तो रही जो हम लोग इसी तरह जैसे जिस तरह हमने संविधान की प्रस्तावना का वाचन किया है उसी में जो शब्दावलियाँ हैं उसको नोट करते हुए उसको उसकी डिफिनेशन देखते हुए आगे बढ़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बनता है। आगे देखते हैं हम भारत के लोग भारत को संप्रभु संपन्न समाजवाद पंथ निरपेक्ष समाजवाद शब्द को लेते हैं। अगला हमारा शब्द क्या हो जाएगा? समाजवाद। समाजवाद का तात्पर्य क्या होगा दोस्तों? समाजवाद कब जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन 1976 में इसको जोड़ा जाता है। इंदिरा गांधी की सरकार होती है जिसमें भारत का समाजवाद कैसा है? भारत का समाजवाद दोस्तों लोकतांत्रिक है भारत का समाजवाद। और किसकी अवधारणा पर बात करें, इसको किसकी अवधारणा पर आधारित है? तो यह जो नेहरू जी हैं उनकी अवधारणा पर आधारित है, उनकी अवधारणा पर आधारित है। इसका उद्देश्य जो उत्पादन के प्रमुख संसाधनों का जो संचरण है वो कुछ लोगों के हाथ में ना रह के सरकार के हाथ में हो, जिसे वंचित व गरीब लोग की भी सहायता की जा सके। समाजवाद का तात्पर्य दोस्तों ही होगा। तो आइए इन बातों को हम लोग नोट कर लेते हैं। भारत का समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद है। इसको पहले नोट कर लीजिए, कब आया ये? 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी को। 1976 में यह बातें आती हैं, यह जोड़ा जाता है, जिसमें भारत का समाजवाद लोकतंत्रात्मक समाजवाद है। लोकतंत्रात्मक समाजवाद है। क्या लोकतंत्रात्मक समाजवाद है? इसकी अवधारणा किस पर आधारित है? तो नेहरू जी के अवधारणा पर यह आधारित है। जवाहरलाल नेहरू की पर आधारित है। क्या? जवाहरलाल नेहरू की अवधारणा पर यह आधारित है। इससे यह तात्पर्य है कि शासन का अंतिम इसका जो मुख्य उद्देश्य था, उत्पादन का जो अंतिम सोर्स हो वह एक लोगों के ना पास हो बल्कि यह सरकार के पास हो, जिसका उत्पादन के माध्यम से गरीबों व वंचितों का भी सहयोग किया जा सके। इसका प्रमुख उद्देश्य उत्पादन के प्रमुख संसाधनों पर
संसाधनों पर सरकार का नियंत्रण हो। सरकार का नियंत्रण हो जिससे समस्त समाज में जिससे समाज लिख लीजिए, समाज के गरीबों तथा पिछड़ों का उद्धार या समाज के गरीबों और पिछड़ों का भी सहयोग हो सके। ये तो दोस्तों समाजवाद शब्द से जो बातें निकल के आईं, कब जोड़ा जाता है, इसको किसके अवधारणा पर आधारित होता है, ये सब बातें निकल कर आईं। नेक्स्ट हम देखते हैं जो हमारे संविधान में पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष क्या आशय है। पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष का तात्पर्य क्या है। पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष से क्या तात्पर्य है। दोस्तों ये जो पंथ निरपेक्ष व धर्मनिरपेक्ष है, इसको जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो थोड़ा सा कंफ्यूज करता है। पंथ निरपेक्ष धर्मनिरपेक्ष का एक ही तात्पर्य है। इन शब्दों से जरा सा भी आप लोग कंफ्यूज ना होइएगा। बात निकल के आती है कि इसका अर्थ क्या है, इस पंथ निरपेक्ष व धर्मनिरपेक्ष। इसमें दोस्तों इसके माध्यम से उल्लेखित करता है कि जो हमारे देश या हमारे जो राज्य हैं उनका कोई धर्म नहीं होगा, वह किसी धर्म के प्रति कोई भेदभाव नहीं करेंगे, यानी सर्वधर्म समभाव की नीति अपनाएंगे। क्या? सर्वधर्म समभाव की नीति अपनाएंगे। किसी से धर्म के आधार पर कोई भेदभाव ना किया जाए, यह संविधान के माध्यम से अपने राज्यों को यह बताया गया है। तो ये तो बातें आती हैं धर्म से संबंधित। तो आइए जो पॉइंट बनता है इसको हम नोट कर लेते हैं। इसका अर्थ है राज्यों का अपना कोई धर्म नहीं होगा। राज्य सर्वधर्म समभाव की नीति अपनाएगा। राज्य सर्वधर्म समभाव की नीति
अपनाएगा। क्या? राज्य सर्वधर्म समभाव की अपनी नीति अपनाएगा। नेक्स्ट आता है अपनाएगा, अर्थात इसमें आगे जोड़ लीजिए, अर्थात सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करेगा। सभी धर्मों साथ समान व्यवहार करेगा। किसके लिए कह रहा है? राज्य के लिए। समान व्यवहार करेगा, किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं करेगा। किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं करेगा। तो दोस्तों, ये बातें रही पंथ निरपेक्ष व धर्मनिरपेक्ष की जो बातें, इसका अर्थ निकल कर जो सामने आया, हमने देखा कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा। सही है, अगर राज्य धर्मों को देखने लगेगा तो बहुत सारे धर्म हैं, किस किस को संरक्षण देगा। इससे सभी धर्मों को संरक्षण देना राज्य का कर्तव्य है। राज्य का कोई अपना धर्म नहीं है। राज्य सर्व समभाव की दृष्टि से देखेगा। सही है, राज्य किसी धर्म को ना मानते हुए सभी धर्म को एक दृष्टि से देखेगा। सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करेगा। कोई भी धर्म हो, राज्य का एक कर्तव्य बनता है कि वो सभी के साथ समान व्यवहार करे। जैसे नवरात्र के दिन में हिंदू लोग दुर्गा पूजा मनाते हैं, और वहीं रमज़ान के दिनों में या जो मुसलमानों का त्यौहार क्या होता है, जो ताजिया निकलती है। तो इसके माध्यम से बताया गया है कि राज्य किसी भी धर्म को कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। हिंदू है तो हिंदू संबंधी उतना त्यौहार, या मुस्लिम है तो वो मुस्लिम संबंधी अपना त्यौहार मनाएगा, उसमें कोई हस्तक्षेप राज्य का नहीं होगा। ये बातें निकल के आती हैं दोस्तों पंथ निरपेक्ष व धर्मनिरपेक्ष से। और आगे देखते हैं हमारे संविधान की प्रस्तावना में और कौन सा शब्द है। एक एक शब्दों को हम लोग देखते हुए, उनका अर्थ समझते हुए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट बात आती है लोकतंत्र। हम भारत के लोग भारत को संप्रभु, संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, समाजवाद को देखा हमने, पंथ निरपेक्ष को देखे हमने। अब देखते हैं लोकतंत्र क्या है। लोकतंत्र, एक एक प्रस्तावना की जो एक एक शब्दावलियां हैं, उसका हम लोग को पोस्टमार्टम करना है, जिससे कोई भी क्वेश्चन, प्रस्तावना से संबंधित कोई भी क्वेश्चन अगर यहाँ से शब्दावलियाँ ले रहा है एग्जाम में, तो कोई क्वेश्चन ना बचे। क्या है? लोकतंत्रात्मक या लोकतंत्र। लोकतंत्र, इसका तात्पर्य क्या है मित्रों? इसका तात्पर्य है, हम लोग कह सकते हैं, इसका अर्थ लोगों का शासन। क्या? लोगों का शासन। लोगों का शासन। लोकतंत्र में जनता ही शासक है। क्या? लोकतंत्र में जो हमारा लोकतंत्र है, इसमें जनता ही शासक है और जनता ही शासित है। जनता ही शासक है, जनता ही शासित है लोकतंत्र में, जिसमें एक अमेरिकन राष्ट्रपति हैं अब्राहम लिंकन साहब, उनके द्वारा कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, उसको देखते हैं। लोकतंत्र शासन जनता का, जनता के लिए। क्या? लोकतंत्र शासन या लोकतंत्रात्मक शासन जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता का,
जनता के लिए, जनता द्वारा स्थापित शासन है। लोकतंत्र जनता का शासन है, जनता के लिए, जनता के द्वारा स्थापित शासन है। किसके द्वारा कहा गया है? अब्राहम लिंकन के द्वारा। ये तो बातें निकल के आई लोकतंत्र की। आइए इसमें जो बातें हैं उसको नोट कर लेते हैं। इसका अर्थ है, इसका अर्थ लोगों का शासन, लोगों का शासन, लोगों का शासन अर्थात लोकतंत्र में जनता ही शासक है, जनता ही शासित है। अर्थात लोकतंत्र में जनता ही शासक है और जनता ही शासित है। ये तो बातें हुई। अब जो अब्राहम लिंकन साहब हैं उनका स्टेटमेंट देख लेते हैं। अब्राहम लिंकन साहब का स्टेटमेंट क्या है? लोकतंत्रात्मक शासन जनता का जनता के लिए जनता के लिए जनता द्वारा स्थापित शासन है, जनता द्वारा स्थापित शासन है। ये स्टेटमेंट किसका है दोस्तों? अब्राहम लिंकन साहब का। ये तो बातें रही जो लोकतंत्र से संबंधित। तो हम लोग की बातें कहाँ तक क्लियर हुई? हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण, संप्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, समाजवाद को देखा हमने, पंथनिरपेक्ष को देखा हमने, लोकतंत्र को देखा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट शब्दावलियाँ क्या है, उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। अब देखते हैं जो नेक्स्ट शब्द आता है गणराज्य, गणतंत्र या गणराज्य। इसका तात्पर्य क्या है? तो दोस्तों आज हम लोग यहीं पर रहने देते हैं। कल गणतंत्र संबंधी जो बातें हैं उसको हम लोग कल देखते हैं, क्योंकि क्लास कुछ लंबी हो जा रही है और आगे हमारे सर मैथ वाले हैं, उनके द्वारा क्लास लेनी है। तो आज हम अपनी क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। नेक्स्ट हमारी क्लास मैथ की होगी, जो हमारे मैथ वाले सर हैं उनके द्वारा मैथ दिया जा रहा है। जो लोग NTPC और लेखपाल, ग्रुप D इत्यादि एग्जामों, वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर मैथ की ज़रूरत हो तो मैथ की क्लास ले सकते हैं। और GS से संबंधित पोर्शन हमारे द्वारा जो संविधान की क्लासें चल रही हैं, नेक्स्ट जल्द ही ज्योग्राफी की क्लास होगी, उसके बाद हिस्ट्री और इकोनॉमी क्लास दी जाएगी आप लोगों को। तो आज की क्लास यहीं पर हम विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।